Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is translocation of water, in which we will discuss about cohesion tension theory. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के हवाले से कुछ थ्योरीज़ पढ़ी थी, जिसमें रूट प्रेशर थ्योरी, कैपिलैरिटी और वाइटल थ्योरीज़ शामिल थी। आज हम ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के हवाले से कोहेजन टेंशन थ्योरी पढ़ेंगे एंड दिस थ्योरी इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर द मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ये थ्योरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट डिक्सन था जिसने इस पे ये स्टडी किया कि किस तरह से ट्रांसलोकेशन होती है वाटर की, और उसके बाद उसने ये थ्योरी जो है बनाई कोहेजन टेंशन थ्योरी इन 1910। और इस थ्योरी की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द नेगेटिव प्रेशर और पुल और सेक्शन इज़ क्रिएटेड इन द लीव्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल्स द वाटर अपवर्ड। जैसे हमने पहले भी बात की कि लीव्स जो हैं इनमें से उनके ऊपर स्टोमेटा होते हैं और लीव्स की जो सरफेस है वो भी ट्रांसपायरिंग सरफेस होती है, तो वाटर जो है इवेपोरेट होता रहता है लीव्स से, जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो जब लीव्स में ट्रांसपायरेशन हो जाती है, वाटर रिमूव हो जाता है, तो वहाँ जो सेल्स होते हैं उनमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, या हम कहते हैं कि एक पुल, खिंचाव या सक्शन क्रिएट होता है। तो वो सक्शन प्रेशर जो है वो इतना होता है कि वो अपने साथ वाले जो नियर बाय जाइलम हैं वहाँ से वाटर को अपनी तरफ सक करता है और वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ राइज होके लीव्स तक पहुँचता है। तो ये तो स्टेटमेंट है इस थ्योरी की। अब इस थ्योरी में कुछ फैक्टर्स जो हैं वो कहते हैं इन्वॉल्व हैं, जो कि अपना रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले इसमें ट्रांसपायरेशन पुल, जैसे हमने अभी बात की कि लीव्स के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, और ये ओपनिंग्स जो हैं ये गैसियस एक्सचेंज के लिए होती हैं या फिर ट्रांसपायरेशन या लॉस ऑफ वाटर जो होता है उसके लिए। तो वाटर जो है कंटिन्यूसली जो है वो इवेपोरेट होता रहता है, इन स्टोमेटा के ज़रिए रिमूव होता रहता है और एटमॉस्फेयर में जो है वो इवेपोरेट होके चला जाता है। तो उसमें जब इवेपोरेशन हो जाती है तो लीव्स का जो प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव प्रेशर ये क्रिएट करता है, या हम कहते हैं कि ये एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, और ये सक्शन प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि ये नियर बाय जो जाइलम है उसमें से वाटर को अपनी तरफ सक करके ले लेता है और वाटर नीचे से ऊपर की तरफ जाइलम में मूव करता है। तो यहाँ पर देखें तो डायग्रामेटिकली इसको दिखाया गया है कि ये एक ट्री दिखाई गई है। ट्री के ये रूट्स हैं, ये इसमें स्टेम है और ये उसका सारे लीव्स वगैरह हैं, ब्रांचेस भी हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि रूट्स जो हैं ये रूट हेयर के ज़रिए सॉइल से वाटर को लेते हैं अपने सेल्स में, उसके बाद ये जाइलम तक इसको ले जाते हैं। रूट के जाइलम से वाटर जो है वो स्टेम के जाइलम में चला जाता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि कोहेजन और एडहेजन की वजह से वाटर ऊपर मूव कर रहा है थ्रू स्टेम। फिर जब ये वाटर लीव्स तक पहुँचता है तो लीव्स में आप देखें कि ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया लीव का, कि लीव की अपर एपिडर्मिस है, इसी तरह से ये लीव की लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के नीचे जो ये सेल्स हैं ये सारे, और यहाँ पर ये क्या हैं, ये मीज़ोफिल सेल्स हैं, और दरमियान में जो दिखाया गया है ये वेस्कुलर स्ट्रैंड, ये जो है ये जाइलम दिखाया गया है। अब ये जो मीज़ोफिल सेल्स हैं दो तरह के होते हैं, एक तो इस तरह से इलोंगेटेड दिखाए गए हैं जिनमें कोई एयर स्पेसेस हमें नज़र नहीं आ रही, ये कहलाते हैं पैलिसेड मीज़ोफिल सेल्स। फिर दूसरे ये दिखाए गए हैं जिनके दरमियान हम देखें तो स्पेसेस मौजूद हैं, एयर स्पेसेस यहाँ पर भी ये हैं, ये कहलाते हैं स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स। ठीक है। अब लीव की देखें लोअर सरफेस पे स्टोमेटा मौजूद हैं, इन स्टोमेटा के ज़रिए इवेपोरेशन होती है, मींस वाटर जो जाइलम से लीव के सेल्स में आ रहा है, तो लीव के जो ये एपिडर्मिस के साथ वाले जो सेल्स हैं वहाँ से वाटर जो है ये इवेपोरेट हो के स्टोमेटा से ये आउटवर्ड जो है ये वेपर्स की फॉर्म में रिमूव हो रहा है। अब जब ये वाटर की जो है इवेपोरेट हो जाता है तो लीव के जो सेल्स हैं इनमें नेगेटिव प्रेशर या सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, और ये अपने नियर बाय जो सेल्स होते हैं उनसे वाटर को लेते हैं। फिर इनके जो नियर बाय सेल्स हैं वो अपने साथ ये जो जाइलम है यहाँ से सक्शन प्रेशर के ज़रिए सक करते हैं वाटर को, तो वाटर जो है इन सेल्स में आ जाता है, और ये सक्शन प्रेशर इतना होता है कि ये वाटर को अपनी तरफ खींचता है, और ये वाटर जो है ये अपवर्ड इस तरह से प्लांट में मूव करता है। तो क्योंकि हमने इसमें पोटेंशियल की बात की है और हमें पता है कि वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम
हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, मीन्स जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से मूव करेगा उस तरफ जहाँ वाटर कम है। तो यहाँ पर अगर हम वाटर पोटेंशियल के हवाले से देखें तो रूट्स में जो पोटेंशियल है वो लिखा हुआ है यहाँ पर -0.2 मेगापास्कल, ठीक है। तो रूट में जो पोटेंशियल है -0.2 है, स्टेम में -0.6 है, मींस रूट से कम है स्टेम में। फिर लीफ की बात करें तो लीफ में है -1.5, मींस स्टेम से फिर मज़ीद कम है लीफ में। और लीफ के बाद फिर लीफ के साथ जो एटमॉस्फेयर होती है जहाँ वो ट्रांसपायरेशन करके वाटर को जो है एवेपोरेट करते हैं, वहाँ का जो ये पोटेंशियल है वाटर पोटेंशियल वो मज़ीद कम है, वो है -100, ठीक है। तो वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो रूट से स्टेम की तरफ मूव करेगा क्योंकि स्टेम का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है रूट्स की निस्बत। स्टेम से फिर वो लीव्स की तरफ मूव करेगा क्योंकि लीव्स में स्टेम से कम है, और लीव्स से फिर वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन के ज़रिए जाएगा, क्योंकि हमने अभी बात की कि ट्रांसपायरेशन जो है वो होती है एटमॉस्फेयर में रिमूव होकर वाटर चला जाता है। तो वो ट्रांसपायरेशन क्यों होती है? वो ट्रांसपायरेशन इसीलिए होती है क्योंकि जो लीव्स हैं उनमें जो ये प्रेशर पोटेंशियल है वाटर पोटेंशियल ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो ज़्यादा से कम की तरफ वाटर जो है वो मूव करके जाता है, ट्रांसपायरेशन होती है, और फिर यहाँ नेगेटिव सक्शन प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वाटर को ये सक करते हैं और वाटर अपवर्ड मूव करके लीव्स तक पहुँचता है। तो एक इसमें फैक्टर था ट्रांसपायरेशन पुल। सेकंड इसमें है कोहीजन। वाटर मॉलिक्यूल्स में दो तरह की फोर्सेस जो हैं वो पाई जाती हैं, एक कोहीजन, दूसरा एडहीजन। अब इनमें जो फ़र्क है वो ये है कि कोहीजन जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कोहीजन कहलाती है। और इसी तरह से आप नेक्स्ट एडहीजन भी पढ़ेंगे। तो एडहीजन जो होती है वो होती है अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ जाइलम एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली देखें तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल दिखाया गया है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल दिखाया गया है, और सपोज करें कि ये जो है ये वेसल में मौजूद हैं जाइलम में, ठीक है। तो जाइलम में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे या वैसे भी वाटर मॉलिक्यूल्स जब मौजूद होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा, इन्होंने आपस में एक दूसरे को जोड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान। तो ये अट्रैक्शन कहलाती है कोहीजन, ठीक है। जैसे हम यहाँ डिफ़ाइन करें तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स इज़ कॉल्ड कोहीजन, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपने साथ जोड़े रखते हैं। और एक वाटर मॉलिक्यूल जब ऊपर की तरफ राइज हो रहा होता है तो दूसरा क्योंकि उसके साथ कोहीजन के ज़रिए लिंक्ड होता है तो वो दूसरा भी उसके साथ ऊपर मूव करता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस जो है वाटर चेंज और वाटर कॉलम उसमें बनता है। और ये जो इनके दरमियान ये कोहीजन है, इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। नेक्स्ट इज़ टेंशन। अब टेंशन क्या है? जैसे हमने बात की कि लीव्स में ट्रांसपायरेशन के बाद ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है, एक खिंचाव पैदा होता है, और वो पुल जो है वो खींचता है पानी को अपनी तरफ फ्रॉम द जाइलम, के जाइलम से वाटर को अपने लीव के सेल्स में वो लेकर आता है। तो जब वो ट्रांसपायरेशन पुल बनता है तो वो सक्शन या पुल जो है वो एक टेंशन क्रिएट करता है जाइलम के एलिमेंट्स पे। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि टेंशन जो है एक फैक्टर है। द पुलिंग ऑफ वाटर अपवर्ड प्रोड्यूसेस टेंशन इन द जाइलम ट्यूब्स, कि जब वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, और किस लिए कर रहा होता है? क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल से वाटर को खींचा जा रहा होता है, जिसकी वजह से जाइलम ट्यूब्स में एक टेंशन, एक खिंचाव पैदा होता है। और वो जो खिंचाव या टेंशन है वो एक फोर्स क्रिएट करता है, मींस पुल की वजह से, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस दिस टेंशन। द जाइलम वाटर टेंशन इज़ मच स्ट्रांगर। अब जाइलम में जो वाटर टेंशन क्रिएट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि ट्रांसपायरेशन पुल एक तो है, खिंचाव है, और फिर जाइलम के क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो होती है तो वो एक टेंशन की वजह से वो ऊपर जो है मूव करते हैं। और ये इतना ज़्यादा होता है इसकी शिद्दत कि ये तकरीबन 200 मीटर हाइट के प्लांट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि 600 फीट से ज़्यादा फीट के भी जो हाइट के प्लांट्स होते हैं उनमें भी ये वाटर को ट्रांसलोकेट कर सकता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है इसमें वो है एडहीजन।
अब जैसे हमने पहले बात की कि कोहिजन होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और एडहियन क्या होती है? द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सेल वॉल ऑफ द जाइलम सेल्स। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन किसके साथ? अगर ये जाइलम है तो जाइलम की वॉल के साथ अट्रैक्शन, मतलब एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे को जोड़ा हुआ है कोहिजन के ज़रिए, दूसरा ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये जाइलम की वॉल के साथ भी इस तरह से एडहियर हुए हुए होते हैं, जिसे एडहियन कहा जाता है। इनके साथ चिपके हुए होते हैं, स्टिक हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये कॉलम जो है ब्रेक नहीं होता और ये मुसलसल लगातार जो है कॉलम की फॉर्म में वाटर जो है मूव करता है। अब इसका जो फैक्टर है इस एडहियन का वो ये भी है कि जाइलम की जो वॉल्स होती हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह की है कि उसमें सेलुलोज मौजूद होता है, और सेलुलोज जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जिसकी वजह से सेलुलोज जो है वो एक अफिनिटी काज करता है विद वाटर। मींस सेलुलोज जो है वाटर को अपने साथ स्टिक रखता है, इम्बाइब करता है, वाटर को एड्जॉर्ब करता है अपने साथ, जिसकी वजह से ये एडहियन जो है ये क्रिएट होती है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द सेल वॉल, कि सेल वॉल में जो सेलुलोज हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ इम्बाइब कर लेते हैं या एडहियर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल। अब जाइलम की जो वॉल्स होती हैं वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखती हैं, मींस वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, थोड़ी रिजिडिटी शो करती हैं, जिसकी वजह से जाइलम में अगर वाटर जो लेवल है वो कम हो रहा हो तो वो कोलैप्स नहीं हो जाती, वो उसकी वॉल्स जो हैं वो अंदर की तरफ बकल नहीं हो जाती। और ये जो इनकी वॉल है वो किस वजह से स्ट्रॉन्ग या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की है? क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है उसमें हम कहते हैं कि इसमें सेल वॉल में सेलुलोज भी शामिल है और साथ ही लिग्निन भी मौजूद है, और ये लिग्निन जो है इस जाइलम की वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल। अब देखना है कि ट्रांसपायरेशन पुल के पीछे क्या मैकेनिज़्म जो है वो इन्वॉल्व है। उसमें हम फर्स्ट देखते हैं मीज़ोफिल सेल्स, इनका क्या रोल है। कि वाटर हमने अभी बात की कि जब इवेपोरेट होता है तो इन मीज़ोफिल सेल्स में हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि जैसे ये लीफ का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये मीज़ोफिल के पैलिसेड सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं मीज़ोफिल के ये स्पॉन्जी सेल्स कहलाते हैं। इनके दरमियान यहाँ पर देखें ये एयर स्पेस, तो इनमें एयर स्पेसिस जो हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है, जिनको इंटर सेलुलर स्पेसिस कहा जाता है। अब जब वाटर की ट्रांसपायरेशन होती है तो वो होती है थ्रू स्टोमेटा। अब इन स्टोमेटा के साथ वाले जो मीज़ोफिल सेल्स हैं वो रिमूव करते हैं, या वहाँ से वाटर जो है वो लूज़ होता है और ये आ जाता है इन इंटरसेलुलर स्पेसिस में। ये इवेपोरेट होके जब इंटरसेलुलर स्पेसिस में आता है तो यहाँ से फिर स्टोमेटा के ज़रिए ये आउटवर्ड जो है वो डिफ्यूज़ करके चला जाता है इनटू द आउटर एटमॉस्फेयर। अब यहाँ से वाटर तो इवेपोरेट हो गया, और ये कहाँ से आया? ये आया इन मीज़ोफिल सेल से, और इन मीज़ोफिल सेल्स की ये जो सेल वॉल है यहाँ जो वाटर मौजूद था ये वाटर जो है यहाँ से रिमूव हुआ है। अब वो सेल वॉल्स जो हैं वो वाटर कहाँ से लेंगी? इन मीज़ोफिल सेल के अंदर जो वैक्यूल होगा, वैक्यूल से ये वाटर ले लेंगी। अब वैक्यूल से वाटर जब सेल वॉल में आ जाएगा तो वैक्यूल में वाटर जो है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, वाटर जो है वो सेल वॉल में चला गया है। तो जब वैक्यूल में वाटर कम हो जाता है मींस उसकी टर्जिडिटी जो है वो कम हो गई है, टर्गर प्रेशर जो है वो कम हो गया, क्योंकि टर्गर प्रेशर तब ज़्यादा होता है जब वैक्यूल जो है वो पूरा भरा हुआ हो वाटर से। अब वाटर जो है वो रिमूव होके मीज़ोफिल की सेल वॉल में चला गया है, क्योंकि सेल वॉल का जो वाटर था वो इवेपोरेट होके स्टोमेटा के ज़रिए एयर में चला गया है। तो वैक्यूल का जो टर्गर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, लेकिन उस सेल में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से हो। मींस जब वाटर कम हो गया तो सॉल्यूट्स तो उस सेल में मौजूद हैं, अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वाटर की निस्बत ज़्यादा हो गई है क्योंकि वाटर उसमें से रिमूव हो गया है। इट मीन्स कि वाटर की वजह से जो प्रेशर बनता है टर्गर प्रेशर वो कम हो गया है, और सॉल्यूट की वजह से जो प्रेशर बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर वो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब वाटर कम है सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं। अब ये जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, और ये जो मीज़ोफिल सेल है जिसने वाटर जो है वो लूज़ किया है और इसके वैक्यूल में टर्गर प्रेशर कम हो गया, ये अपने साथ वाले और मीज़ोफिल सेल से वाटर इस तरह से ये लेगा। अपने साथ वाले सेल से जब लेगा तो इसके साथ वाले सेल में भी यही होगा कि इसका टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, ये सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा। इस तरह करते करते ये सेल्स जो हैं ये जाइलम से वाटर लेंगे, फिर
ठीक है। जाइलम पे ये प्रेशर क्रिएट करेंगे या एक सक्शन जो है वो जनरेट करेंगे, उस सक्शन के ज़रिए ये वाटर को सक करेंगे फ्रॉम द जाइलम। तो यहाँ पर यही बताया गया है। और ये सारी जो मूवमेंट है इसकी वजह से एक ग्रेडियंट ऑफ सक्शन प्रेशर जो है वह एस्टेब्लिश होता है, कि मींस सक्शन प्रेशर पहले जो है यहाँ इस सेल में नहीं था, लेकिन जैसे ही इवेपोरेशन हो गई, इसका टर्गर प्रेशर कम हो गया, इसमें सक्शन प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसने अपने साथ वाले सेल से वाटर लिया। अब जब जिस साथ वाले सेल ने वाटर दिया है, अब उसका सक्शन प्रेशर बढ़ गया है, इसका कम हो गया है। तो ये एक डिफरेंस या एक सीरीज़ ऑफ जो सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से वाटर जो है वो सक होता है फ्रॉम द जाइलम इनटू द मीज़ोफिल सेल्स, और मीज़ोफिल सेल से फिर इवेपोरेट होके स्टोमेटा के ज़रिए एटमॉस्फेयर में चला जाता है। देन जाइलम, जैसे हमने अभी बात की कि मीज़ोफिल सेल्स जो हैं वो सक्शन प्रेशर क्रिएट करते हैं, और सक्शन प्रेशर की वजह से जाइलम में एक टेंशन क्रिएट होता है और वाटर को जो है सक किया जाता है, पुल किया जाता है ऊपर की तरफ, और ये जो फोर्स है इतनी ज़्यादा होती है कि वाटर जो है वो कंटिन्यूसली रूट से स्टेम में और स्टेम से फिर लीव्स तक जो है मूव करता जाता है। देन रूट, जैसे हमने अभी बात की कि जाइलम में क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है, और ये टेंशन किस लिए क्रिएट होता है, ड्यू टू ट्रांसपायरेशन पुल, कि ऊपर से जब एक चीज़ को खींचा जाता है तो जो नीचे चीज़ मौजूद है उसमें एक टेंशन, एक खिंचाव पैदा हो रहा है कि वो ऊपर की तरफ खींची जा रही है। उस टेंशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो नीचे वाले होंगे वो, क्योंकि उन ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ कोहीजन के ज़रिए अटैच्ड होते हैं या लिंक्ड होते हैं, तो वो भी उसके साथ ऊपर की तरफ राइज करते हैं। तो ये सारा सिलसिला चलता है फ्रॉम स्टेम के, स्टेम वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो राइज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद नीचे जो रूट वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से आ रहे हैं वो ऊपर की तरफ राइज़ करेंगे। तो ये कंटिन्यूस चेन जो है वाटर की ये मूव करती है इनटू द जाइलम वेसल। नेक्स्ट इज़ वाटर कॉलम। इसका भी हमने पहले जिक्र कर लिया कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहीजन या कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जब वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं ड्यू टू द सक्शन, तो उसके साथ वाले और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी कोहीजन के ज़रिए, क्योंकि उसके साथ लिंक्ड होते हैं, तो वो भी ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं, उनमें इतनी ज़्यादा पावर या इतनी ज़्यादा उनकी मैग्नीट्यूड होती है, अगर उसको प्रेशर में देखा जाए तो वो 350 एटमॉस्फेयर के इक्वल हैं। मींस ये वो प्रेशर है जिस पे वाटर चेन जो है वो टूटती नहीं है और वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस एक चेन बनाते हैं, उस चेन को ब्रेकअप नहीं होने देते। वाटर चेन जो है वो बीच में कहीं उसका वो ब्रेक नहीं होती, क्योंकि उनमें कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसका प्रेशर हमने कहा कि मैक्सिमम 350 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है। मींस वाटर कॉलम या वाटर चेन को अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए इससे ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होगी, कि 350 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा का प्रेशर अगर अप्लाई किया जाए उस चेन पे, वाटर चेन पे, तो फिर वो वाटर चेन जो है ब्रेक हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपवर्ड इस तरह से मूव करते हैं जैसे एक वायर हो या एक तार सी है, और लगातार जो है वो ऊपर की तरफ उसमें मूव कर रहे हैं। और इस राइजिंग कॉलम ऑफ वाटर को कहते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। अब इस थ्योरी के ऊपर भी कुछ ऑब्जेक्शंस जो हैं वो लगाए गए हैं, और साथ ही उसकी जो है कुछ उनके आंसर्स भी हैं। तो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी जो है, जैसे मैंने पहले बात की कि दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, लेकिन जो ऑब्जेक्शंस इसमें कुछ साइंटिस्ट ने लगाए उसमें दो हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि वाटर कॉलम जब बनता है किसी भी ग्लास ट्यूब में, अगर देखें कि वाटर जो है ऊपर की तरफ राइज़ कर रहा होता है, अगर उसको शेक कर दिया जाए, हिला दिया जाए, तो वाटर कॉलम जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसकी राइजिंग जो है वो रुक जाती है या वो ब्रेक हो जाता है। और वो कहते हैं कि फिर प्लांट्स जब हवाएं चलती हैं तो वो तो बेंड भी होते हैं, उनकी स्टेम जो है वो इस तरह से बेंडिंग शो करती है, या उनकी ब्रांचेस बेंड होती हैं। तो उस सूरत में भी मतलब जो शेकिंग हो रही है या बेंडिंग हो रही है, तो वाटर कॉलम जो है वो ब्रेक तो हो सकता है। लेकिन इसमें फिर जो इसका आंसर है वो ये है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो जाइलम है जिससे वाटर मूव कर रहा है, जाइलम डक्ट, उसका जो बोर या उसका जो डायमीटर है वो इंतहाई कम होता है, वो बहुत नैरो होती है।
और उसके अलावा उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जाइलम की वॉल के साथ वो एडहियर होते हैं, एडहियन शो करते हैं, उसके साथ स्टिक हुए हुए होते हैं और वो कंटिन्यूसली जो है एक चेन सी बनाते हैं, वाटर कॉलम बनाते हैं और ये वाटर कॉलम जो है इस बेंडिंग की वजह से वो ब्रेक नहीं होता। दूसरा जो ऑब्जेक्शन है इस पे वो ये है कि वाटर में कुछ डिज़ॉल्व्ड गैसेस भी मौजूद होती हैं और वो डिज़ॉल्व्ड गैसेस जब जाइलम में वाटर मूव कर रहा होता है तो वो उसमें बबल्स बना सकती हैं और अगर किसी भी इस तरह मूविंग वाटर में बबल्स अगर बन जाएं तो वो बबल्स जो हैं वो उसकी कंटिन्यूटी को कायम नहीं रखते। मींस वाटर के दरमियान बबल्स जब बनते हैं तो वो उसकी चेन को ब्रेक कर देते हैं। और लेकिन इसमें जो है जाइलम में वो कहते हैं कि उसमें ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से टेंशन इतना ज़्यादा क्रिएट होता है कि उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड से वो ऊपर की तरफ जो है वो खींचा जा रहा होता है कि उसमें अगर कोई बबल क्रिएट भी होता है इस तरह से गैसेस की वजह से तो वो उस टेंशन, हाई टेंशन की वजह से वो डिज़ोल्व हो जाता है और वाटर की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेकअप नहीं होती, वो तसलसल के साथ वाटर जो है एक चेन बना के ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।